राजेश सर की तरफ से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कि कोलॉइडी विलयन का कौन कौन सा उपयोग होता है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। बाकी कोलॉइडी विलयन से संबंधित अपन ना पूरा जो भी जितनी भी बातें थी सारी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कोलॉइडी विलयन जो होता है अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप जानते होंगे कि आइसक्रीम से लेकर के कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो या मक्खन हो, ये सारे पदार्थ जो हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो जितने भी कॉलॉइड्स पदार्थ हैं उनके जो जो उपयोग होते हैं उनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कॉलॉइडी पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य के रूप में किस प्रकार काम आते हैं। तो बच्चों, खाद्य के रूप में, क्योंकि जब बात आई खाने की तो आइसक्रीम सबसे पहले अपने दिमाग में आती है। तो आइसक्रीम जो है वो भी और क्या है, एक कॉलॉइडी विलयन होता है, कॉलॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो अपन पनीर खाते हैं, पनीर की सब्ज़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन जो ब्रेड पर भी अपन इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा और भी कई सारे जो पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉलॉइडी विलयन के रूप में होते हैं। तो पहला इसका जो उपयोग है फर्स्ट वो होता है खाद्य पदार्थों के रूप में। अपन देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के रूप में कॉलॉइड्स के जो एक अपन थोड़े से उदाहरण इसमें लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। पहला तो है इसमें दूध जो होता है इमल्सन के रूप में होता है, पायस के रूप में होता है। पनीर, मक्खन, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, सबसे ज़्यादा जो अपन पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम को, वो सारे क्या हैं, कॉलॉइड्स होते हैं बच्चों। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है औषधि के रूप में। औषधि के रूप में मुख्य रूप से जो है वो सिल्वर के जो कॉलॉइड्स होते हैं उनका अपन उपयोग करते हैं। कई और भी तत्व होते हैं, मैग्नीशियम है, उनके भी कॉलॉइड्स का अपन उपयोग करते हैं बच्चों। तो कॉलॉइडी औषधियों के स्वांगीकरण प्रक्रिया के कारण, इसकी जो स्वांगीकरण प्रकृति होती है उसके कारण ये अन्य औषधियों से अधिक प्रभावी होते हैं। पहला जो इसका उपयोग है आर्जिनोल और प्रोटार्जिनोल, दो कॉलॉइडी विलयन होते हैं, आर्जिनोल और प्रोटार्जिनोल, जो कि चांदी के रक्षी कॉलॉइड्स होते हैं। इसका उपयोग पलकों के रोगों में, पलकों से संबंधित जो रोग हो जाते हैं, आंखों का आना वगैरह, उसमें ड्रॉप्स के रूप में जो डाला जाता है तो उसमें आर्जिनोल और प्रोटार्जिनोल नामक चांदी के रक्षी कॉलॉइड्स होते हैं जिनका उपयोग पलकों के रोगों में किया जाता है। मैग्नीशियम के जो कॉलॉइड्स होते हैं, जितने भी मैग्नीशियम के कॉलॉइड्स हैं, गोल्ड कॉलॉइड्स हैं या आयरन के जो कॉलॉइड्स होते हैं, उनका उपयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक, अपन जो टॉनिक खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, उसमें मैग्नीशियम के कॉलॉइड्स, गोल्ड कॉलॉइड्स तथा आयरन के कॉलॉइड्स होते हैं जो शक्तिवर्धक होते हैं, उनमें भी कॉलॉइड्स के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम के जो कॉलॉइड्स होते हैं उसका एक उपयोग और होता है, ये आंतरिक संक्रमण को दूर करते हैं। अपनी जो आंतें होती हैं, आंतों के संक्रमण को दूर करने में भी मैग्नीशियम के कॉलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। फिर एक इसका उपयोग है एंटीमनी कॉलॉइड्स का उपयोग जो होता है, काला अज़हर रोग होता है, काला अज़हर रोग जो होता है उसके उपयोग में एंटीमनी कॉलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। यह वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों कि काला अज़हर रोग में किसके कॉलॉइड्स का उपयोग किया जाता है, किस तत्व के कॉलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एंटीमनी जो होता है उसके कॉलॉइड्स का उपयोग इसमें किया जाता है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका भी ध्यान रखना कि चांदी के ऐसे दो रक्षी कॉलॉइड्स कौन से हैं जिनका उपयोग नेत्र चिकित्सा में किया जाता है, तो वो होते हैं आर्जिनोल एंड प्रोटार्जिनोल्स। फिर इसका एक जो उपयोग है कॉलॉइडी सल्फर का उपयोग जो होता है, जो सल्फर होती है कॉलॉइड रूप में जब होती है तो इनका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीट पतंगों को मारने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो जो हो गए इसके उपयोग औषधियों के रूप में। फिर अपन बात करते हैं जल के शुद्धिकरण में, यानी जल को किस प्रकार से कॉलॉइड्स जो होते हैं वो शुद्ध करते हैं। अपन जानते हैं कि जल जो होता है उसमें रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि जो होते हैं उनकी अशुद्धियाँ होती है। तो मिट्टी आदि जो कैसी होती हैं, जैसे मिट्टी के जो कण होते हैं जल में, मिट्टी के कण ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है बच्चों। ऋण आवेशित होने के कारण जब अपन इसमें फिटकरी डालते हैं, फिटकरी जब इसमें डाली जाती है तो फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयंस जो होते हैं, एल्यूमिनियम के आयन क्या करते हैं, इस मिट्टी के जो ऋण आवेशित कण हैं उनके ऊपर ये अधिशोषित हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के कण
ये जो मिट्टी के जो कण हैं, इन मिट्टी के कणों पर ऋण आवेशित कण हैं, ये सारे ऋण आवेशित कणों पर ये जो धन आवेशित कण हैं, एल्यूमिनियम के धन आवेशित जितने भी कण होते हैं, ये इस पर अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषित होकर के जैसे ये अधिशोषित हो जाएंगे, अधिशोषण होगा, ये इनके आवेश को निरस्त कर देंगे, यानी निरावेशित कर देंगे। और जब आवेश इनका निरस्त हो जाएगा तो ये आपस में चिपकने लगेंगे, चिपक करके स्कंदित हो जाते हैं और स्कंदित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। इनका स्कंदन हो जाता है और ये जो तली है उसमें नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार जब गंदे पानी में हम फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी को घोलते हैं, तो फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयन जो होते हैं, धनायन जितने भी होते हैं, वो धनायन मिट्टी के कणों पर या अन्य जो ऋण आवेशित अशुद्धियाँ होती हैं उनके कणों पर अधिशोषित होकर के उन्हें निरावेशित कर देती है और वो निरावेशित होते ही आपस में चिपक जाते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित होकर के वो नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से अशुद्धि दूर हो जाती है और जल जो होता है वो हमारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और जो उपयोग है वो है रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का, यानी रक्त का थक्का बनाने में भी कॉलॉइडी जो विलयन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि रक्त जो होता है, जब ब्लड बहता है, चोट लग जाती है, घाव में से जब ब्लड बहता है, तो रक्त जो होता है एक ऋण आवेशित कॉलॉइड विलयन होता है, ऋण आवेशित होता है। इसमें ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है उसके ऋण आवेशित होने के कारण ये ऋण आवेशित होता है। तो इसमें ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है वो ऋण आवेशित होती है। जब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन में हम फेरिक क्लोराइड या फिटकरी का सॉल्यूशन जब डाला जाता है उस घाव पर, तो फेरिक क्लोराइड में उपस्थित Fe+3 आयन और फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयन जो होते हैं, इस ऋण आवेशित कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित होकर के उस क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो स्कंदित हो जाती है और स्कंदित होने से क्या होता है, रक्त का थक्का बनने लगता है और रक्त जो होता है वहाँ जम जाता है। स्कंदन होने से ये जम जाते हैं। ये अथवा ये अगर अपन डालें, या तो फिटकरी डालें या फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर किसी चोटग्रस्त घाव पर डालते हैं तो वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है, जिसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि रक्त में उपस्थित ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ऋण आवेशित होने के कारण इसके धन आवेश उस पर अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषण से उसका आवेश निरस्त हो जाता है और वो स्कंदित हो जाते हैं। कण स्कंदन होने से यहाँ पर थक्का बन जाता है और रक्त का बहना जो होता है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से कॉलॉइड्स द्वारा भी हम क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अपन इसके और आगे उपयोग करते हैं। पांचवा अपना जो इसका उपयोग है कार्टेल अवक्षेप के रूप में। कार्टेल अवक्षेप क्या होता है बच्चों, कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उसकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन और अन्य जो गैसें होती हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बन के और अन्य धूल और अन्य गैसों के ऋण आवेशित कणों को रोकने के लिए, उसमें से निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके पास में कार्टेल लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। ऋण आवेशित अगर कण है तो उसमें इसकी विपरीत जो है, यानी अपन एनोड के रूप में एक हैवी प्लेट लगा देते हैं और जब धुआं इसमें से होकर के गुजरता है, इस प्लेट में से, एनोड प्लेट में से जब विद्युत प्रवाहित की जाती है और धुआं इसमें से गुजारा जाता है, तो धुएं में उपस्थित ऋण आवेशित कार्बन के और रेत और अन्य गैसों के जो कण होते हैं, ये विपरीत आवेशित प्लेट पर विद्युत कण संचलन के सिद्धांत पर आधारित है। ये तो विद्युत कण संचलन द्वारा इस पर अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित होकर के वो पृथक हो जाते हैं और जो बाहर धुआं निकलता है या वायु निकलती है वो कार्बन रहित होती है। तो इस प्रकार से चिमनियों में से निकलने वाला जहरीली गैस या कार्बन युक्त जो धुआं होता है उसमें से उन जहरीली गैस के कणों को और कार्बन के कणों को इस कार्टेल अवक्षेप के द्वारा पृथक कर लिया जाता है।
तो ये भी क्या होता है, कोलोइडी सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत कण, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई कंपटीशन में बच्चों पूछा जाता है कि कार्टेल अवक्षेपक जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो विद्युत कण संचलन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें विद्युत कण संचलन अपन पढ़ चुके हैं, पहले वाले जो वीडियो है कई सारे, उनमें अपन पढ़ चुके हैं विद्युत कण संचलन क्या होता है। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जो कोलोइड कण होते हैं उनका उस तरफ जाना, गति करके स्कंदित हो जाना, ये सब विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इस सिद्धांत पर ये कार्टेल अवक्षेप कार्य करता है। इस प्रकार अपन धुआं जो होता है उसको कार्बन रहित, डस्ट रहित या अन्य जो जहरीली जो गैसें होती हैं उनसे मुक्त कर लेते हैं। अगला जो इसका उपयोग है वो है चर्म शोधन उद्योग में। चर्म शोधन उद्योग का मतलब क्या हुआ कि जब जहां पर चमड़े की सफाई की जाती है, चमड़ा में उपस्थित, चमड़े के ऊपर मान लीजिए एक चमड़ा है, एक लेदर है, इस लेदर पर उपस्थित ऋण आवेशित जो कण होते हैं, ये प्रोटीन के कारण होते हैं, प्रोटीन के ऋण आवेशित कणों पर जब हम टैनिक अम्ल डालते हैं, टैनिक अम्ल जो होता है एक प्रकार का विद्युत अपघट्य होता है। टैनिक अम्ल जब इस पर डाला जाता है, चमड़े के ऊपर डाला जाता है टैनिक अम्ल, जो कि एक विद्युत अपघट्य होता है। ये विद्युत अपघट्य जब उस पर डाला जाता है तो टैनिक अम्ल में उपस्थित धन आवेशित जितने भी कण होते हैं वो चमड़े पर उपस्थित ऋण आवेशित कण, चाहे प्रोटीन के कण हैं, उनको स्कंदित कर देते हैं। उससे निरावेशित होकर के प्रोटीन जो होती है चमड़े पर वो स्कंदित हो जाती है, और स्कंदित होने से चमड़ा जो है वो कठोर हो जाता है और मजबूत हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर कहा जाता है, और उसका कई प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से चर्म का शोधन कर लिया जाता है और हमें एक उपयुक्त और मजबूत और कठोर चमड़ा होता है वो प्राप्त हो जाता है, और इस प्रक्रिया को टैनिंग ऑफ लेदर कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं कोलोइडी बरसात की। बच्चों अपन जानते हैं कि बरसात क्या होती है। बारिश का अर्थ होता है कि हमारी जो वायु होती है उसमें नमी होती है। नमी जब ठंडे स्थानों पर जाती है तो वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है, या अपन कहते हैं कि वो कोलोइडी कण बन जाते हैं। और जब ये कोलोइडी कण बन के एरोसोल के रूप में कहलाते हैं, और जब ये और ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो बूंदें और मोटी हो जाती हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बूंदें भारी होने के कारण बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। कई बार ऋण आवेशित जो बादल होते हैं, विपरीत आवेशित बादल जो होते हैं, ये धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, तो इनके टकराने से भी बारिश हो जाती है। इस प्रकार से वर्षा हो जाती है, यानी बारिश हो जाती है। कई बार क्या होता है कि विपरीत आवेशित कणों की वायुयान से बौछार करके, जो बादलों पर अगर बौछार की जाती है विपरीत आवेशित कणों की, तो उससे भी कृत्रिम वर्षा करा दी जाती है। जब मान लीजिए कि सारे के सारे बादल ऋण आवेशित हैं, उन पर ऋण आवेश उपस्थित है, तो इन पर धन आवेशित कणों की जब बौछार की जाएगी तो इनका आवेश निरस्त हो जाएगा और जल की बूंदें स्कंदित होकर के बारिश के रूप में नीचे आने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो कृत्रिम वर्षा भी इसके द्वारा करवाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं डेल्टा निर्माण की। डेल्टा निर्माण में क्या होता है, जब नदी जो होती है बहती हुई, नदियां जो होती हैं बहती हुई जब समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में ये मान लीजिए एक नदी है, नदी बह करके आ रही है और ये एक समुद्र का पानी जा रहा है, इस तरफ से समुद्र का पानी बह रहा है। समुद्र का पानी में जब ये नदी मिलती है, नदियां जब गिरती है समुद्र में या मिलती हैं, तो उस समय समुद्र के पानी और नदी के जल का जो संगम स्थल होता है, जहाँ पर दोनों जल मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा वास्तव में मिट्टी के कणों का एक ढेर होता है। मिट्टी के कण वहाँ पर स्कंदित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और डेल्टा का रूप ले लेते हैं। कैसे बनता है ये, कि जब नदियाँ बह करके समुद्र के पानी में जहाँ मिलती हैं, वहाँ नदियों के साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि के ऋण आवेशित कण होते हैं। ये कण ऋण आवेशित होते हैं, और समुद्र के पानी में उपस्थित धन आवेशित कण, चाहे पोटेशियम आयन हो, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कई तरह के आयन्स पाए जाते हैं। तो ये धन आवेशित आयनों के कारण रेत के जो ऋण आवेशित कण हैं वो क्या हो जाते हैं, निरावेशित हो जाते हैं, और निरावेशित होते ही उनका स्कंदन होने लगता है और स्कंदित होकर के वहाँ पर
एकत्रित हो जाते हैं और एक बहुत बड़े डेल्टा का रूप ले लेते हैं। जब मिट्टी का ढेर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम डेल्टा कह देते हैं। तो इस प्रकार जिस स्थान पर समुद्र के पानी और नदी का बहते हुए पानी का संगम होता है, वहाँ पर दो विपरीत आवेशित कणों के मिलने से रेत के कण जो होते हैं वो स्कंदित हो जाते हैं और डेल्टा का रूप ले लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये भी कॉलोइडी कणों पर आधारित है कि वायु में रेत के जल के कण पाए जाते हैं जो कॉलोइड्स के रूप में होते हैं, एरोसोल के रूप में होते हैं। जब इन कणों पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सूर्य के प्रकाश को ये जो धूल के, पानी के और कण जो होते हैं ये इसको प्रकीर्णित कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी जो कण है उस कण पर जब मान लीजिए एक धूल का कण है, इस पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। इसको अपन कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होना। विभिन्न इसका स्कैटरिंग कर देता है अलग अलग उसमें। और हम जानते हैं कि नीला प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फैलती है। तो नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होने के कारण हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वायुमंडल में उपस्थित कणों पर तो वो नीले रंग का प्रकाश फैल जाता है, बाकी सारे जो प्रकाश है वो अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं फोटोग्राफी में। तो बच्चों फोटोग्राफी की जो प्लेट होती है उस पर एक प्रकाश संवेदी पदार्थ जिसे हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr के नाम से जाना जाता है। इस AgBr की परत चढ़ी रहती है, जिलेटिन युक्त AgBr की परत होती है। ये AgBr की परत कैसे बनती है कि जब जिलेटिन युक्त पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया AgNO3 विलयन से कराई जाती है। इस विलयन को जब जिलेटिन युक्त पोटेशियम आयोडाइड जो होता है उसमें जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है तो AgBr का के कण जो हैं वो उसमें जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर जम जाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रकाश संवेदी जो पदार्थ है उसको फोटोग्राफी प्लेट पर परत के रूप में चढ़ा देते हैं और जिलेटिन जो होता है वो रक्षी कॉलोइड का कार्य करता है, इसका रक्षण करता है। तो इस प्रकार से कॉलोइड्स का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने कॉलोइड्स के विभिन्न प्रकार के उपयोग पढ़े जो हमारे दैनिक जीवन में खाद्य के रूप में भी काम आते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के जो अन्य उपयोग हैं उनमें भी काम आते हैं। तो इस प्रकार अपन ने जो सरफेस केमिस्ट्री है आज ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। आगे के जो चैप्टर हैं उसको देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।